हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस पे। हम देखेंगे मैकेनिज्म क्या होता है, उसमें इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं और ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बेसिक्स से जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं आगे उनका बेसिक से ही। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन, तो आप सबको मालूम होगा कि रिएक्शन मीन्स चेंज। तो मैं ऐसा बोलूँगा जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, इसको मैं बोलूँगा सिंपली इट इज़ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज समझ में आया ना? यानी इसमें एक केमिकल दूसरे केमिकल में चेंज हो जाता है। समझ में आया? और ये जो पहला केमिकल है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स और ये जो फाइनल में बनता है इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स समझ में आया ना? इन्हें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में, इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और अगर हम ये केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन जिसको मैंने कहा, ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, इसमें मैंने कहा कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। अगर हम इसको सिंबॉलिकली दिखाएंगे, सिंबॉलिकली, दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मैं बोलूँगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। समझ में आया ना? ये याद रखना। अब इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ये याद रखना। मैंने भी आपसे कहा कि एक सब्सटेंस दूसरी सब्सटेंस में कन्वर्ट होती है, यानी इसमें कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कुछ बॉन्ड्स बनते हैं। मैं बोलूँगा ऐसे, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। समझ में आया? ओल्ड बॉन्ड्स किस में ब्रेक होते हैं? ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं रिएक्टेंट्स में। किसमें? रिएक्टेंट्स में। क्लियर? अगर अब आपसे कोई पूछे ये रिएक्टेंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि ये हमारा वो सब्सटेंस है जिसमें चेंज आ रही है, और प्रोडक्ट क्या है? ये हमारा वो सब्सटेंस है जो चेंज के बाद में बनता है, यानी फाइनल में जो बनता है। समझ में आया ना? यानी ये इसको मैं बोलूँगा स्टार्टिंग मटेरियल है और ये हमारा प्रोडक्ट है, ये याद रखना। अब ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है ना, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स हमारे पास में दो तरह के रहते हैं, ये याद रखना। एक रिएक्टेंट को बोलते हैं हम सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। और दूसरे को बोलते हैं हम रिएजेंट। रिएजेंट जनरली ऐसा होता है, ठीक है? हमारे पास में दो तरह के रिएक्टेंट्स होते हैं। और प्रोडक्ट में जो रहता है, प्रोडक्ट भी दो तरह के रह सकते हैं। एक जो है हमारा मेन प्रोडक्ट, जो हमें रिक्वायर्ड होता है, मेन प्रोडक्ट जो हम चाहते हैं ये बने। समझ में आया ना? और दूसरा रहता है कचरा, उसको मैं बोलूँगा साइड प्रोडक्ट। क्या बोलूँगा? साइड प्रोडक्ट। जितना ये मेन प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा उतना हम कहते हैं कि रिएक्शन ज़्यादा एफिशिएंट है, और जितना ये साइड प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा हम कहते हैं कि रिएक्शन इतनी अच्छी नहीं है, यानी इतनी एफिशिएंट नहीं है। क्लियर? समझ में आया? तो ये पूरा समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम देखेंगे सबस्ट्रेट क्या है और रिएजेंट किसको कहते हैं। एक रिएक्शन में सबस्ट्रेट किसको कहते हैं और रिएजेंट किसको कहते हैं। समझ में आया? सबस्ट्रेट एक्चुअली रहता है मेन सब्सटेंस जिसमें चेंज आती है, यानी यहाँ पे चेंज आती है, चेंज अकर्स इन दिस। लेकिन चेंज लाता कौन है? इट ब्रिंग्स चेंज, ब्रिंग्स अबाउट चेंज। समझ में आया ना? या मैं ऐसा बोलूँगा जो सबस्ट्रेट है ये इस बेचारे के ऊपर अटैक होता है, इट इज़ अटैक्ड। ये वरना खामोश रहता है, ठीक है? अटैक्ड। और कौन अटैक करता है? ये, ठीक है? तो मैं इसको बोलूँगा अटैकिंग, अटैकिंग, अटैकिंग स्पीशी, अटैकिंग रिएक्टेंट। क्लियर?
दिस इज अटैक्ड रिएक्टेंट, यानी इसके ऊपर अटैक होता है। ये कंपैरेटिवली स्टेबल रहता है, इट इज कंपैरेटिवली स्टेबल, लेकिन ये कंपैरेटिवली अनस्टेबल रहता है, अनस्टेबल। यानी रिएक्शन जो होती है ना, रिएक्शन ये खुद नहीं करना चाहता, रिएक्शन इसकी वजह से हो जाती है, ये इसमें रिएक्शन मतलब लाता है, यानी इसमें चेंज लाने की कोशिश करता है। ये सबस्ट्रेट जो है ना जनरली लार्ज इन साइज रहता है, ये याद रखना, ये रहता है जनरली, मैं बोलूँगा जनरली लार्ज इन साइज, ये जो रहता है जनरली स्मॉल इन साइज, मैं जनरली बोल रहा हूँ। इसी तरह से जो सबस्ट्रेट रहता है, अगर हम ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करेंगे तो सबस्ट्रेट जनरली ऑर्गेनिक रहता है, क्या रहता है, ऑर्गेनिक। और ये जनरली, ये आमतौर पे क्या था, जनरली बोलूंगा मैं, हमेशा नहीं, जनरली इनऑर्गेनिक, यानी अटैक करने वाली चीज जो है ये जनरली इनऑर्गेनिक रहती है। ये लार्ज साइज रहता है, ये स्मॉल साइज रहता है, और ये जनरली न्यूट्रल रहता है, मैं बोलूंगा इट इज जनरली न्यूट्रल, यानी इसके ऊपर जनरली चार्ज नहीं रहता है। लेकिन ये जो रिएजेंट रहते हैं, रिएजेंट ये वो स्पीशीज रहते हैं जो जनरली चार्जड रहते हैं, क्या रहते हैं, चार्जड। या मैं बोलूंगा रिएजेंट्स के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहती है, याद रखना, चार्ज डेंसिटी ये ज्यादा रहती है। समझ में आया, क्लियर? तो हमने अब देखा कि रिएक्टेंट जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको हम बोलेंगे ये है केमिकल रिएक्शन। लेकिन केमिकल रिएक्शन जो ना, हम ऐसा सोचते हैं कि ये डायरेक्ट ऐसे हो जाता है, यहाँ से उठा और यहाँ से बना, ये बना, ऐसा नहीं होता है। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच में कैसा होता है, बॉलर आता है, वो दौड़ते दौड़ते आता, मतलब सपोज उसने बॉल की और बैट्समैन का पीछे कैच हो गया, विकेट कीपर ने कैच ले लिया, ये बैट्समैन, ठीक है, समझ में आया। लेकिन हम परेशान हो जाते हैं, यार ये कैच हुआ कि नहीं। बाद में क्या करते हैं, हम दिखाते हैं रिप्ले, रिप्ले में क्या दिखाते हैं, बॉलर पहले दौड़ता दौड़ता आता, फिर देखते हैं यहाँ पे नो बॉल की कि नहीं, उसके बाद में देखते हैं इसने बॉल की, ये यहाँ पे पिच हुई, पिच होने के बाद में ये ऐसे हुई, फिर हम देखते हैं यहाँ पे स्निकों से एज हुआ कि नहीं, एज के बाद में देखते हैं कि इसने कैच सही से पकड़ा कि नहीं। ये तो हुई डायरेक्ट रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट रिएक्शन। लेकिन ये जो है ना, ये जो हमने कहा, इसको बोलते हैं स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, एंड स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म। ये हम देखेंगे अभी। अब अगर मैं मैकेनिज्म आपसे पूछूं मैकेनिज्म क्या है, तो हम बता सकते हैं ऐसा कि इट इज़ ए डिटेल्ड स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म। समझ में आया? क्योंकि हम रिएक्शन लेते हैं ऐसे, रिएक्टेंट ये बन गया प्रोडक्ट, ये केमिकल इक्वेशन है हमारे पास में, है ना, रिएक्शन में प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म में आप देखेंगे कि पहले रिएक्टेंट रहता है, रिएक्टेंट्स पहले या तो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटरमीडिएट, ठीक, या फिर ये ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनता है पहले, उसके बाद में प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट। समझ में आया? यानी रिएक्टेंट पहले इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद में प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? अब सबसे पहले हम देखेंगे इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट क्या है। सबसे पहले समझाएंगे हम ये ट्रांजिशन स्टेट। देखो ट्रांजिशन स्टेट क्या है। ट्रांजिशन स्टेट वहां पे बनता है, यानी ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म अगर मैं बात करूं, ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म, तो ये वहां पे बनता है जहां पे हम सिंगल स्टेप रिएक्शन लेते हैं। सिंगल स्टेप यानी जहां पे सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म का मतलब रहता है, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं कंसर्टेड। कंसर्टेड, ये याद रखना हमेशा के लिए।
कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, किसको? सिंगल स्टेप मैकेनिज्म को। यानी यहाँ पे A प्लस B, सपोज दो रिएक्टेंट्स, ये दोनों मिल जाएंगे, क्लियर, ये बनाएंगे AB, ऐसे कॉम्प्लेक्स एक बनाएंगे, ठीक। उसके बाद में सीधा इसी स्टेप में ये यहाँ से यहाँ गया और इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड क्लीवेज यानी बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग जो वो एक ही स्टेप में होती है। यानी बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन जिसको मैं बोलूंगा फॉर्मेशन, occurs simultaneously in one step, यानी एक साथ में हो जाता है। समझ में आया ना? इसको हम बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। ये याद रखना हमेशा के लिए, समझ में आया? अब कंसर्टेड मैकेनिज्म होता क्या है एक्चुअली? देखो, सबसे पहले ये मान लो दो रिएक्टेंट्स है A और B, ये आपस में मिलते हैं, मिलते मिलते ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स। समझ में आया ना? एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, AB कॉम्प्लेक्स, यानी रिएक्टेंट्स का एक कॉम्प्लेक्स, एक रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स। यानी ये बनाते हैं ये कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं इसको? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये याद रखना, ठीक है। ये बन जाता है, उसके बाद में प्रोडक्ट बनता है। यानी यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होती है, सिंपली बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग ये दोनों साइमल्टेनियसली होती है, एक ही स्टेप में होती है, लेकिन थ्रू एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखाऊं इसका यानी मैं अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दिखाऊं आपको, तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं। ये मान लीजिए ये है एनर्जी, समझ में, एनर्जी एक्सिस, और ये जो है ये रिएक्शन प्रोग्रेस है, रिएक्शन प्रोग्रेस एक्सिस। रिएक्शन प्रोग्रेस मतलब इधर जाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, वापस आएंगे तो रिएक्शन बनेगा, ऊपर जाएंगे तो एनर्जी ज्यादा, नीचे आएंगे तो एनर्जी कम। मान लीजिए ये रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट क्या है हमारे पास में, यहाँ पे AB मैं लिखूंगा ये रिएक्टेंट, और इनकी एनर्जी इतनी है। ये रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और बनाते हैं सबसे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे बन गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में ही ये प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट यानी आपस में पहले मिल जाते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो जाती है, उसके बाद में प्रोडक्ट बनता है। अब इन रिएक्टेंट्स की एनर्जी इतनी है, मान लीजिए ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी है। इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है ना, इसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मैं लिखूंगा इसे डेल्टा E, अगर हम ये E लिखेंगे, ठीक। और ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी डिफरेंस जो रहती है, ये वाली डिफरेंस, दिस डिफरेंस, इसको मैं बोलूंगा ये है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है ये? एक्टिवेशन एनर्जी। यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी और रिएक्टेंट्स की एनर्जी के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। समझ में आया? अब अगर आप इस पूरे रिएक्शन डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे जो एनर्जी रहती है, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा रहती है, इसको बोलते हैं हम, ये जो यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी रहती है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। इसको मैं बोलूँगा ये है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट यानी चेंजिंग स्टेट। ट्रांजिशन का मतलब रहता है चेंज, यानी पहले रिएक्टेंट्स ये बनाते हैं, उसके बाद में चेंज हो जाती है, यानी यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। तो इसको मैं बोलूँगा ये है ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट के पास में यहाँ पे ही बनता है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। समझ में आया ना? और ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी, इसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी, यानी कम से कम इतनी एनर्जी रिएक्टेंट्स के पास में आनी चाहिए ताकि वो ये बना दे प्रोडक्ट। तो समझ में आया ना ट्रांजिशन स्टेट क्या रहता है? ट्रांजिशन स्टेट अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? आप उसको बोल सकते हैं ये है चेंजिंग स्टेट, या मैं बोलूँगा वो स्टेट, दैट स्टेट इन ए केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन वेयर एनर्जी इज मैक्सिमम। इसको मैं बोलूँगा
कि यहाँ पे एनर्जी जो रहती है वो मैक्सिमम रहती है, ये हमेशा याद रखना। क्लियर? यानी वो स्टेट जहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम रहती है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, अब हम लेते हैं दूसरा। अब हम लेंगे यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। इंटरमीडिएट कहाँ पे बनता है? ठीक है, तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में क्या होता है, ये वो रिएक्शंस है जिनका मैकेनिज्म थ्रू इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। यानी यहाँ पे कंसर्टेड रिएक्शंस नहीं होती, इनको मैं बोलूँगा नॉन कंसर्टेड रिएक्शंस या मैकेनिज्म बोलूँगा मैं। ठीक है, मैकेनिज्म यानी इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, सपोज रिएक्टेंट्स है दो, ये पहले मिलेंगे आपस में, सपोज रिएक्टेंट्स ये आपस में मिलेंगे, उसके बाद में पहले बनेगा इंटरमीडिएट यानी पहले पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, पुराने बॉन्ड्स पहले ब्रेक होंगे, उसके बाद में क्या बन गया, इंटरमीडिएट। उसके बाद में न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, न्यू बॉन्ड्स, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये नए बॉन्ड जब बनेंगे ना तब हमारे पास में यहाँ पे मिलेगा हमको प्रोडक्ट। क्लियर? यानी यहाँ पे एक स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होते हैं, दूसरे स्टेप में बॉन्ड बनते हैं, या 3 स्टेप भी हो सकते हैं इसमें। समझ में आया? तो यहाँ पे बनता है इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट्स क्या है? दीज आर वेरी रिएक्टिव स्पीशीज जो जनरली चार्जड रहते हैं या हाईली रिएक्टिव रहते हैं। जैसे हमारे पास में कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, या फिर कार्बेनियन जिसको बोलते हैं आप, या कार्बीन या नाइट्रीन या बेंजाइन एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। समझ में आया ना? ये बीच में बन जाते हैं, यानी यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं पुराने बॉन्ड, फिर कोई दरमियानी वाली चीज़ बनती है, उसके बाद में उसके साथ में कुछ नया मिलता है, नया बॉन्ड बनता है और वो प्रोडक्ट बना देता है। इनको हम बोलते हैं दीज आर द रिएक्शंस विच मूव थ्रू दिस इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, यानी जिनमें इंटरमीडिएट बनता है, और ये नॉन कंसर्टेड रहते हैं। नॉन कंसर्टेड का मतलब ये सिंगल स्टेप में नहीं होती है। ये बात याद रखना, जो ये रिएक्शंस रहती है, इस तरह की रिएक्शंस, इनमें इंटरमीडिएट तो बनता है और लेकिन ट्रांजिशन स्टेट भी बनता है। देखो कैसे, सपोज मैं अगर रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम ले लूँ या पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ ए रिएक्शन ले लूँ, ये मान लो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, इसमें होगा क्या, ये एनर्जी, ठीक, और ये है रिएक्शन प्रोग्रेस। देखो हो गया क्या, इसमें सबसे पहले रिएक्टेंट्स जो रहते हैं, रिएक्टेंट्स, ये मान लो रिएक्टेंट्स है हमारे पास में, रिएक्टेंट्स, इनकी एनर्जी इतनी है। रिएक्टेंट्स में पहले बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक टाइम ऐसा तो एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि टेंशन बढ़ जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, जिस तरह रिश्ते टूटने के टाइम पे एनर्जी बढ़ जाती है। उसके बाद में बॉन्ड ब्रेक हो यहाँ पे और ये बन जाता है यहाँ पे इंटरमीडिएट। क्या बन जाता है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनने के बाद में नए बॉन्ड्स फॉर्म होना शुरू हो जाते, फिर से टेंशन बढ़ जाता है और ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। उसके बाद में प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। मेरी बात गौर से सुनना, मैं जो बताना चाहता हूँ, देखो पहले रिएक्टेंट्स जो है, ये रिएक्टेंट्स में पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं तो एनर्जी ऐसे मैक्सिमाइज हो जाती, बढ़ जाती है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी हो जाए इसको मैं बोलूँगा ये है ट्रांजिशन स्टेट, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद में फिर से ये रिलैक्स हो जाता है क्योंकि बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, तो ये बन जाता है इंटरमीडिएट। लेकिन इंटरमीडिएट की एनर्जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी से ज़्यादा ही रहती है, और ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट्स के दरमियान की जो एनर्जी, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद में यहाँ पे इंटरमीडिएट बन गया। अब इंटरमीडिएट जो है वो फर्दर बॉन्ड्स बनाना शुरू कर देगा, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा। तो प्रोडक्ट बनाने के दौरान इसमें क्या होता है, इसमें भी एनर्जी
थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाती है। समझ में आया? यहाँ पे एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है। एनर्जी बढ़ेगी तो यहाँ पे दूसरा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, इसको मैं बोलूँगा TS2, ट्रांजिशन स्टेट दूसरा। उसके बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो जहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है ना, वहाँ पे भी ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और याद रखना, इंटरमीडिएट जो रहता है ये दो ट्रांजिशन स्टेट्स के बीच में रहता है। क्लियर? ये समझ में आया? तो अब आपको समझ में आया होगा कि रिएक्शन जो होती है वो दो तरह की होती है। एक में एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनता है, कंसर्टेड रिएक्शन इन ए सिंगल स्टेप, और दूसरे में दो ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। जिसमें दो ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं वहाँ पे बनता है इंटरमीडिएट, यानी ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। इसको मैं बोलूँगा 2 स्टेप और 3 स्टेप रिएक्शन। समझ में आया? अब ये मैकेनिज्म चाहे सिंगल स्टेप मैकेनिज्म हो, यानी थ्रू ट्रांजिशन स्टेट हो, यानी कंसर्टेड मैकेनिज्म हो, या फिर नॉन कंसर्टेड मैकेनिज्म, ये जो भी मैकेनिज्म है ये ख्याली रहता है, यानी हाइपोथेसिस रहता है। ये मैं बोलूँगा मैकेनिज्म इज ओनली हाइपोथेसिस। ठीक, mechanism is only a hypothesis। लेकिन ये हाइपोथेसिस ऐसी आनी चाहिए जो हर कोई चीज़ इस रिएक्शन की एक्सप्लेन करे। यानी रिएक्शन में प्रोडक्ट इतना क्यों आ रहा है, ये इस तरह रिएक्शन क्यों होती है, हर चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए। और अगर कोई मैकेनिज्म, कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने में फेल होता है तो फिर हम नया मैकेनिज्म ढूंढते हैं। और यह अक्सर होता है कि न्यू मैकेनिज्म जो रहता है, न्यू मैकेनिज्म वो ओल्ड मैकेनिज्म को रिप्लेस करता है, रिप्लेसेस ओल्ड मैकेनिज्म। यानी जो ज़्यादा फिट होता ना किसी रिएक्शन में, जो मैकेनिज्म ज़्यादा फिट होता है किसी रिएक्शन में, जो ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाता है रिएक्शन को, उसको हम मानते हैं ये अच्छा वाला मैकेनिज्म है, हम उसी को कंसिडर करते हैं। समझ में आया? अब ये जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है ना, ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे। यानी ये हम जब मैकेनिज्म लेते हैं, मैकेनिज्म कुछ बेसिस, इसके कुछ बेसिस रहते हैं, कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो मैकेनिज्म को डिसाइड करते हैं, जो हमें बताते हैं कि मैकेनिज्म इस तरह होगा कि नहीं। ठीक। और दूसरी बात, अगर हमें मैकेनिज्म पता चल गया है किसी रिएक्शन का, तो हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन कब फेवरेबल होगी कब नहीं। हम उसकी जो कंडीशंस है ना वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यानी मैकेनिज्म कोई फजूल चीज़ नहीं है, ख्याली है ये, लेकिन ये इतना भी ख्याली नहीं है कि बिल्कुल ये नाकारा हो। हम मैकेनिज्म जब बनाते हैं ना तो उसके बाद में उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली ये फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये फिट हो रहा है, हालांकि हमने अंदर जाके नहीं देखा होता है, तो इसका मतलब शायद अगर ये फिट हो रहा है, अगर ये एक्सपेरिमेंटली कुछ चीज़ें प्रूव हो रही, तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि शायद ये रिएक्शन ऐसे ही होती है। अगर रिएक्शन ऐसे ही होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस रिएक्शन की जो कंडीशंस है, वो रिएक्शंस को की जो कंडीशंस है वो मेंटेन कर सकते हैं, रिएक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और हम प्रोडक्ट यील्ड बढ़ा सकते हैं, और जो हमारा स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो हम दे सकते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह उसकी हम देख सकते हैं। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म को अगर समझना हो तो हमें कुछ चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ सर्टन थिंग्स। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें नॉलेज होना चाहिए, मैं आपको बताऊं। सबसे पहला जो है ये है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। इन कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जा रहे हैं, कैसे डिस्प्लेस हो रहे हैं, ये पता होना चाहिए हमें। इससे हम मैकेनिज्म का पता लगा सकते हैं, मैकेनिज्म डिजाइन कर सकते, डिवाइस कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्लीवेज, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। क्लीवेज यानी फिशन, जिसको हम बोलते हैं ना फिशन, और ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। अब बॉन्ड हमें पता होना चाहिए कि बॉन्ड किस तरह ब्रेक होगा, बॉन्ड फिशन किस तरह हो रहा है या हो सकता है।
और तीसरी जो पता होनी चाहिए वो है नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, नेचर नटूरी है, नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ये नहीं है रिएजेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, समझ में आया ना। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास में ऐसे CA बॉन्ड है, राइट। आप बात सुन लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ, हालांकि मैं पूरा अभी नहीं बता रहा हूँ, हम इसको पहले डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेकिन ये समझ लो आप, मान लीजिए ये जो बॉन्ड है ना, इसमें A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स A। समझ में आया। तो अगर A की तरफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हुए, A की तरफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हुए, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर। और अगर मैं इसके ऊपर कोई ऐसी स्पीशीज सपोज B पॉजिटिव अटैक कर रहा हो, ये पॉजिटिव स्पीशीज है ना, सो नेचर ऑफ दिस रिएजेंट इज इट इज पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ अटैक नहीं कर सकता। इधर अटैक करेगा तो A भी निकल जाएगा, A भी निकल गया विद दीज इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हमें बनेगा यहाँ पे ये, समझ में आया ना। तो इससे हमें पता चल गया कि बॉन्ड किस तरह ब्रेक हो गया। ये मैं पूरा आपको आने वाले लेक्चर्स में समझा दूंगा, फिलहाल आप ये इतना समझ लो। तो आई होप यहाँ तक आपको आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आया होगा कि रिएक्शंस क्या होती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं और ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। समझ में आया।